नमस्कार। दोपहर न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ में आज हम फिर तमाम ताज़ा खबरों के साथ मौजूद हैं। मेरे साथ मेरे साथी शेखर बागोरा जी हैं। हम आज खबरों का विश्लेषण तो करेंगे ही। कुछ दिनों से सवाल उठ रहे हैं कि खबरों के बारे में जानकारी को लेकर, तो मैं आपको इस बारे में बताना थोड़ा सा चाहता हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप तक खबरें पहुँचती, पर खबरों के पहले का या खबरों का पिछला चित्रण जो है वो आप तक नहीं पहुँचता है। इसलिए हम ये कोशिश करते हैं कि खबरों के एनालिसिस भी आप तक पहुँचें, क्योंकि खबरों में बहुत बार पीछे की खबरें आपको नहीं पता लगती है। और इसीलिए हम और शेखर जी मिलकर आपको उन खबरों के पीछे का हिस्सा भी बताने की कोशिश करते हैं कि इन खबरों में क्या खेल हो गया है। खेल से मेरा मतलब ये है कि इन खबरों में क्या हो रहा है जो आप तक नहीं पहुंच पाया है। आप बहुत खबर को सीधे देखते हैं और हम उस पूरी खबर को घुमा फिरा कर जो बनती है वो हम आपको बताते हैं। तो हम आज फिर शुरू करते हैं सब तमाम ताज़ा खबरों के साथ में। तो हम सबसे पहले शेखर जी पत्रिका ही उठा लेते हैं और पत्रिका के अंदर जो खबरों को हम बात करना चाहते हैं, एक तो बड़ी बात ये हुई कि आज पहले पेज पे पत्रिका में खबर है कि यहाँ सड़कों पर इतनी भीड़, ट्रैफिक इतना बेतरतीब क्यों है। मतलब देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय मामला हो गया अब इंदौर की सड़कों को लेकर, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि जो यूरेशिया सम्मेलन में बड़े बड़े विदेशों से लोग आए थे, जो भी अन्य देशों से लोग आए थे, और जब वो इंदौर की सड़कों पर चले तो उन्होंने भी ये पूछा कि आप लोग कैसे चलते हो यहाँ इतने ट्रैफिक में। मतलब आप सोचिए कि अब ये मामला जो है, अब हमारा मामला जो यातायात की समस्या का है वो अंतर्राष्ट्रीय हो गया। मुझे लगता है कि नगर निगम से बाहर निकल गया। तो क्या इसे बड़ी उपलब्धि माना जाए कि हम लोग की यह हमारा मामला अब जो है राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठेगा? इसको बड़ी उपलब्धि तो नहीं माना जाएगा, पर यह है कि हमें समझना होगा कि अब समय आ गया है कि हम जब सड़कों पर चलें तो ट्रैफिक कायदों से चलें। बाहर से आने वाले लोग ये ना कहें कि यहाँ ट्रैफिक बेतरतीब क्यों चलता है। हालांकि उनको ये भी देखना होगा कि यहाँ की आबादी उनके देश की आबादी में कितना फर्क है। उनके पूरे देश की जितनी आबादी होती है उतनी आबादी इंदौर की आबादी है। देख के विदेश मेहमान चौंक गए हैं। तो उनको ये भी लगता है कि आबादी भी थोड़ी एक कंट्रोल में होना चाहिए और ट्रैफिक सेंस होना चाहिए, तभी जब जाके जब बाहर से आने वाले हमारे ट्रैफिक पर सवाल नहीं उठा पाएंगे। हाँ, अपन उसको यूँ भी कह सकते हैं कि ट्रैफिक कल्चर होना चाहिए शहर में। पर इस शहर की स्थिति है कि यहाँ कल्चर के नाम पे एग्रीकल्चर ही है अभी तक। तो क्या होता है बहुत बार कि हम एग्रीकल्चर पे टिके रहते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले को लेकर समझना पड़ेगा, यातायात को लेकर एक बेहतर प्लानर की ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लगता है शायद नगर निगम में आज तक ट्रैफिक इंजीनियर की पोस्टिंग भी नहीं है, जबकि ट्रैफिक सबसे बड़ा मामला है नगर निगम का। तो नगर निगम को इस मामले में ध्यान देना चाहिए, एक ट्रैफिक इंजीनियर की पोस्टिंग जरूर कराना चाहिए। क्या है, नगर निगम में एक्चुअली ट्रैफिक विभाग बना हुआ है। नगर निगम सिर्फ अपनी जो जिम्मेदारी इतनी तय करता है कि सड़कों पर स्टॉप लाइन है या नहीं, जेब्रा क्रॉसिंग है कि नहीं, मार्किंग कर देता है, वो भी काफी ट्रैफिक पुलिस की मिन्नतों के बाद। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस नगर निगम उस पर झांकता भी नहीं है। उसी का नतीजा है कि शहर में लेफ्ट टर्न की समस्या है, स्टॉप लाइनें नहीं मिलती है, लोगों को पता ही नहीं है कि कहाँ पे पैदल चलना, चौराहा कैसे क्रॉस करना है उन्हें। हाँ, इसको आप यूँ भी समझ लीजिए, IIM अभी जो है यातायात को लेकर तमाम प्लानिंग कर रहा है। मुझे लगता है कि इंदौर में सबसे ज़्यादा जरूरी काम आज की तारीख में कोई है तो ट्रैफिक इंजीनियर की पोस्टिंग होनी चाहिए। IIT से किया हुआ कोई बढ़िया परफेक्ट इंजीनियर लाया जाना चाहिए जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग समझे और उसके हिसाब से यहाँ का मॉडल बनाए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब हम दूसरी खबर पर बात कर लेते हैं कि बकाया टैक्स को लेकर अब जो है नगर निगम पार्षदों की मदद लेगी। तो इसके पहले पार्षद कोई मदद नहीं करते थे शायद टैक्स वसूली के अंदर, क्योंकि बहुत सारा टैक्स तो उन्हीं कारण रुका रहता है बहुत बार। तो क्या है, इससे क्या सुधरेगा, क्या हालात? टैक्स वसूली में पार्षदों की मदद की बात बहुत पुरानी बात है, कोई नई बात नहीं है। अगर पार्षद टैक्स वसूली में नगर निगम की मदद कर देते हैं तो नगर निगम इतने जो है पैसों के लिए परेशान हो रहा है, जो कमी देख रहा है, आर्थिक कमी, वो देखना नहीं पड़ती। पार्षद ही वो लोग होते हैं जो नगर निगम के वसूली अमलों को रोकते हैं कि चल वहाँ मत देख, आगे देख। मुझे लगता है इसको लेकर भी नगर निगम को एक वो करना चाहिए कि टैक्स वसूली और कार्यों को लेकर जो सबसे बेहतर पार्षद है उसका एक सम्मान होना चाहिए साल भर के अंदर, कि इसके क्षेत्र में सर्वाधिक टैक्स वसूली हुई, इसके क्षेत्र में सर्वाधिक काम भी करा और इसके क्षेत्र में सर्वाधिक स्वच्छता भी रही। इससे मुझे लगता है कि दूसरे पार्षदों को भी इससे मनोबल बढ़ेगा। ये होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। स्वच्छता मुकाबले में तो सारे उतर जाएंगे, पर वसूली के मामले में हाथ खड़े कर देंगे, मुझे ऐसा लगता है। कभी इसलिए आज तक पहल नहीं हो पाई इस पर। हाँ, क्योंकि उनको भी लगता है कि एक साथ दो लोग टैक्स कैसे वसूल कर रहे हैं, एक ही व्यक्ति टैक्स वसूल करे तो ज़्यादा अच्छा। हाँ, पार्षद का टैक्स अलग हो जाएगा, टैक्स अलग हो जाएगा। एक प्रभात किरण की बात कर लेते हैं। प्रभात किरण के आज दूसरे पेज पे एक अच्छी खबर है। महापौर के प्रयास से निश्चित रूप से 25 साल से एक आदमी परेशान हो रहा था और महापौर को धन्यवाद भी दिया जाना चाहिए इस मामले को लेकर कि वाकई एक अच्छा प्रयास हुआ और उसको बेचारे को 25 साल बाद अंततः उसकी ज़मीन के पैसे मिल गए। 1552 फीट ज़मीन 1999 में अधिग्रहित कर ली थी नगर निगम ने और उसके बाद से आज तक उसको पैसा मिला नहीं। ऐसा अच्छा है ये वैसे प्रयास, पर मुझे लग रहा है बहुत सारे ठेकेदार भी ऐसे हैं जिनके पैसे
रुके पड़े हुए हैं, उनके लिए भी तो क्या कोई ऐसा वो हो रहा है, अभिनव प्रयास हो रहा है क्या, नवाचार इसमें भी हो रहा है क्या कुछ? नहीं, कहा जाए तो इस मामले में मैं महापौर जी की तारीफ करूंगा कि महापौर जी ने जो ठेकेदारों का बकाया पैसा था 2021 तक के सारे ठेकेदारों का पैसा दे दिया हैगा। ये बड़ी अच्छा काम उन्होंने किया है। जो नगर निगम पे उंगली उठती थी, ठेकेदार हड़ताल पे चले जाते थे, काम नहीं उठा रहे थे, अब ठेकेदारों में कंपटीशन आ गया है, वे काम लेने के लिए एक एक काम के लिए 4-4 ठेकेदार कूद रहेंगे। तो ये पैसा जो मिल रहा है ठेकेदारों को, उससे ही नगर निगम की स्थिति ठीक हुई है। और जिस बंदे की बात की जा रही है, जिस बुजुर्ग की बात की जा रही है, वे श्याम तिवारी जी 25 साल से संघर्ष कर रहे थे, जिन्होंने नगर निगम के विकास के लिए अपनी जमीन दे दी, बेशकीमती जमीन जो उन्होंने पाई जमा करके कमाई थी। सिर्फ छोटी सी दुकान पर नौकरी करते थे। उनकी मदद, वे कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, पर मदद महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने की है। जब वे उनसे चेक ले रहे थे, उनके आंखों के आंसू बता रहे थे कि उनके बुढ़ापे को कितनी बड़ी लाठी का सहारा मिला है। नहीं, अच्छा है, मैं सोचता हूँ ये बहुत अच्छी बात भी है और उसके लिए तो उनको धन्यवाद भी दिया चांद जी, महापौर को, और एक अच्छा प्रयास भी है। और मुझे लगता है कि इस प्रकार का नवाचार नगर निगम से होता रहेगा तो लोगों तक एक अच्छा शुभ संदेश भी जाएगा। अब हम अग्निबाण की खबरों की बात कर लेते हैं। अग्निबाण की खबरों में खबरें वही हैं आज मध्य प्रदेश राष्ट्रीय स्तर की खबरों में तो ये है कि शिंदे गुट ने 12 मंत्री पद मांग लिए हैं और भी कुछ उन्होंने साथ में वो भी मांगा है, विधान परिषद के अध्यक्ष का पद भी मांगा है, बहुत कुछ मांग रहे हैं वो। अब क्या क्या मिलेगा ये तो समय ही बताएगा। एक खबर पर हम बाद में इस पर भी हम बात कर लेते हैं, पर उसके पहले मैं दूसरी खबरों पर बात करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि ये अब शादियों के अंदर आपको पूरे कैमरे वैमरे सब लगाना पड़ेगा। 1000 से ऊपर अगर आपने बाराती घराती बुला लिए हैं तो फिर आपको सारे कैमरे और ये सारी चीज़ें लगाना पड़ेगी। हालांकि है बहुत अच्छी, इससे कम से कम चोरी वगैरह बहुत सारी चीज़ें रुकेगी और हर भाग जो है वो शादी का जो पोर्शन होता है वो नज़र में रहेगा। एक अच्छा प्रयास है भाई साहब, प्रयास अच्छा है, पर जो इसमें संख्या दी गई है 100 लोगों के मेहमानों पे आप सीसीटीवी कैमरे मांग रहे हैं। अब सीसीटीवी कैमरे की मांग, सेफ्टी एक्ट में इसको नया नियम लाया है सरकार ने, पर 100 लोगों पे अगर आप कैमरे की डिमांड करेंगे तो छोटा सा आयोजन करने में 15 से लेकर 25,000 रुपए तक कैमरा लगाने पर ही खर्च हो जाएंगे। तो वो गरीब तबके का क्या होगा जो छोटी मोटी शादियां करता है, छोटे मोटे आयोजन करता है। हाँ, तो वो आगे बताएगा कि देखो कैमरे लगे हैं साहब, पहले तो आप कैमरे देख लो, बाकी तो बाद में घर जाना, तो घर पे जाते समय सेव परमन लेते जाना आपका। एक बड़ी खबर है आज सारे अखबारों में, निश्चित रूप से ये अच्छा प्रयास भी है। अब पान की दुकान के बाहर लाल निशान दिखेंगे, जो मतलब लाल निशान दिखे तो 5,000 रुपये का दंड लेगा। दंड राशि ज़्यादा तो नहीं है यार ये, क्योंकि पान की दुकान वाला क्या करेगा बेचारा, कौन कहाँ थूक रहा है तो परेशान हो जाएगा बेचारा। समस्या यही है कि ये जो लाल निशान से लेकर नगर निगम अभी तक निपट नहीं पाया है। इसको साफ करने के लिए, शहर से हटाने के लिए तमाम कोशिशें हो गई। डिवाइडरों पे से, दीवारों पे से ऐसा केमिकल भी लाकर बताने की कोशिश की गई कि उस पर से कलर अब नहीं चढ़ेगा, पर ऐसा हुआ नहीं है। अब दुकानदारों को कहा जा रहा है, ताकीद किया गया है, उन्हें कहा जा रहा है कि आपकी दुकान के बाहर कोई थूकता हुआ मिल गया तो 5,000 रुपये का जुर्माना लगना तय है। हाँ, ये तो बड़ी दिक्कत है, और कहीं और थूक जाएगा आगे तो भी दिक्कत होगी उसके लिए ना, ये तो बड़ा एक प्रॉब्लम है। पर मुझे ऐसा लगता है, हालांकि बहुत सारे दुकानदारों ने आजकल पान बेचना बंद कर दिया। मैं मिलेरी की बात कर रहा हूँ, प्रदेशपुर के इलाके में। मुझे एक दिन पान की ज़रूरत थी किसी के लिए, तो पता लगा कि उन्होंने कभी हमने बंदी कर दिया। ये भी काम शहर में हो रहा है, एक अच्छा प्रयास है, निश्चित रूप से होना चाहिए ये सब काम। शहर है, आपका शहर है, आपको खुद भी ध्यान रखना चाहिए कि शहर जितना साफ रहेगा आने वाली नस्लों के लिए आप बीमारी उतनी कम छोड़ के जाएंगे, ये होना चाहिए। एक खबर आज अग्निबाण में जरूर है, इस पर मैं बात करना चाहूँगा शेखर जी। एक बुलेट ट्रेन अब होगी मेड इन इंडिया। इस ट्रेन का बड़ा मामला ये है कि 3 दिन पहले दोपहर में खबर छापी थी कि बुलेट ट्रेन को लेकर जापान ने नमस्ते कर लिया और उन्होंने हाथ जोड़ लिए। इसके बाद इस पर 2 लाख करोड़ रुपए सुहा हो चुके हैं। अब ये पूरा फर्जीवाड़ा हो गया इस ट्रेन को लेकर, जितने ख्वाब दिखाए गए थे सब खत्म हो गएंगे। ये ठीक इसी प्रकार खत्म हो गए कि अब इसको लेकर यूरोप में घूमा जा रहा है कि कोई दूसरी ट्रेन मिल जाए जो इसी के मॉडल पे चल सकती हो। कुल मिला के 50 किलोमीटर के इलाके में ट्रेन चलना है, और वो भी आप ये मान लीजिए, जो सूत्र बता रहे हैं, जो खबरें बता रही हैं, वो ये बता रहे हैं कि 2029 तक अब कोई ट्रेन चलने की संभावना यहाँ नहीं रहेगी, और जो भी चलेगी वो 50 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चल पाएगी। ये बड़ी दुखद स्थिति है। 2 लाख करोड़ खर्च होने के बाद में हम ऐसी योजना से हाथ धो रहे हैं जिसके लिए सबसे ज़्यादा ख्वाब दिखाए गए थे। ये मामले में होना चाहिए। दूसरा, जैसे अभी आप बात कर रहे थे शहर, ये लाल वाला, कि कहीं पे भी पान की दुकान पे लाल निशान दिखे तो ये 5,000 का जुर्माना होगा। ये लाल का मामला बड़ा ख़राब हो गया है कि प्रधानमंत्री भी कहा करते थे कि लाल आंखें दिखा के चीन से बात करना चाहिए। उधर भी कुछ नहीं हो रहा और इधर भी कुछ नहीं हो रहा। मेरे को ऐसा लगता है साहब सब जगह पे लाल का खतरा हो गया। अब हम दोपहर की खबरों की बात कर लेते हैं 1.5 मिनट के अंदर। एक तो रुपया जो है जून तक 90 रुपये तक चला जाएगा डॉलर के मुकाबले। ये जो है ये रेटिंग एजेंसी जो है उसने ये रिपोर्ट दी है, और ये बड़ी विचित्र बात है। रेटिंग एजेंसियां जो हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उन्होंने भी 2 दिन पहले जो है
अडानी ग्रुप को पूरा हिला के रख दिया। उनकी एक रिपोर्ट के साथ एक झटके में 2-2.5 लाख करोड़ उनके सुहा हो गए। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा मामला है रेटिंग एजेंसी का, जिन्होंने बताया है कि ट्रंप की सरकार वो शपथ लेते ही 5% रुपया बहुत तेज़ी से गिरेगा। ये बड़ी विचित्र बात हो जाएगी। दूसरा जो है, आईफोन खरीदे हैं $207 अरब के, 207 अरब रुपए के, और भैया क्रेडिट कार्ड पे लेके न जाने कहाँ गायब होंगे। बैंक ढूंढ रही है, ना तो मोबाइल मिल रहा है ना वो मिल रहा है। एक खबर और ज़रूर है शेखर जी, इस पर बात कर लेते हैं कि इस मामले में इंदौर के ख्यातनाम इंजीनियरों का कहना है कि BRTS पे 400 करोड़ 350 करोड़ रुपए के लगभग सुहा हो चुके हैं। अब इसके बाद अगर हम इसको वापस नए सिरे से तोड़ते हैं तो दुखद होगा। इसको क्या लगता है आपको, अहमदाबाद के पैटर्न पे इसको चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए? इससे जगह भी बहुत कम लगेगी और सिंगल बस चलेगी 2-2 मिनट पे। इस पर क्या होना चाहिए? अहमदाबाद के पैटर्न पर अगर हम चलाने जाएंगे तो उसकी दूरी हमको कम करनी पड़ेगी। हमारा 11.5 किलोमीटर का BRTS हैगा। अहमदाबाद में छोटी जगहों के लिए BRTS को रखा गया है, बाकी जगह हटा दिया गया हैगा। छोटी जगह के लिए हमारे यहाँ भी प्लानिंग की जा सकती है, जैसा कि हमारे यहाँ इंजीनियर कह रहे हैं कि इसको छोटी दूरी के लिए एक बस के लिए लेन कर दो, तो उस पर विचार किया जा सकता है। पर चूंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने BRTS को ख़त्म करने का ऐलान किया है, उसके बाद मुझे कोई संभावना लगती नहीं कि यहाँ के इंजीनियर यहाँ के बुद्धिजीवी जो चीज़ कहेंगे उस पर कुछ अमल होगा। हाँ ठीक है। एक और ज़रूर खबर ज़रूर इस पर ज़रूरी है कि अब बिना लाइसेंस की उद्योग निगम की लैब चल रही है। ये बड़ी दुखद स्थिति है इसके अंदर। और उसमें मज़ेदार बात है कि सारी शराब के जो शराब होती है उसकी टेस्टिंग वहीं की जाती है, और जिस लैब का खुद का ही लाइसेंस नहीं वो दूसरों की टेस्टिंग क्या करेगा, ये भी दुखद है। ये तो थी आज की खबरें जिस पे हमने चिंतन किया। अब शेखर जी, हम शहर को लेकर कुछ राजनीतिक चर्चा कर लेते हैं। राजनीतिक चर्चा में मेरी बड़ी इच्छा ये है कि हम देख रहे हैं कि पुराने नाम हमारे यहाँ 1 नंबर 2 नंबर में हम कैलाश वर्गीय जो कद्दावर नेता हुआ करते थे भाजपा के, एक पूरी पीढ़ी खत्म हो रही है। गोपी नीमा हुए, कैलाश वर्गीय, भवन सिंह शेखावत हुए, जो एक युग राजनीति का खत्म हो रहा है। और उस युग के बाद वो शायद लोग 60-65 साल 70 साल के लगभग पहुँच रहेंगे। पर अब शहर में कुछ ऐसा हो रहा है कि नई पीढ़ी के युवा नेताओं में भी बहुत सारी संभावनाएं दिखने लगी। तो आज हम भाजपा के तमाम उन युवाओं पे बात करना चाहते हैं जिन्होंने शहर में अपनी पहचान बनाना अपने व्यवहार से शुरू की और अपनी ज़मीन खुद की भी तैयार की हुई। अमूमन नेता जो है वो पार्टी की राजनीति करते हैं, मतलब दल की राजनीति करते हैं, पर फिर भी कुछ युवा ऐसे होते हैं जो दल के अलावा अपने व्यवहार से खुद की राजनीति भी करते हैं। तो हम आज उस पर बात करना चाहते हैं। आप बताइए कौन कौन से नेताओं के बारे में जो आपको लगता है कि जिन पर चर्चा होनी चाहिए। तो हम 2-2 4-4 लाइनों में बात करते हैं। मुझे लगता है कि सबसे पहले तो नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे पे बात होना चाहिए। गौरव रणदीवे युवक कांग्रेस में काम करके शहर के अध्यक्ष बने, और जब ये शहर के अध्यक्ष बने थे तब शहर के ही बड़े लोग, बड़े नेता जो कहते थे कि ये नहीं चला पाएंगे, बच्चा है, पर गौरव रणदीवे ने जिस तरीके से नगर को चला के दिखाया है, उसके बाद जितने भी युवा हैं वे सब कतार में लग गए हैं, सबको अध्यक्ष बनना है। हाँ, एक और बात भी है ना, आप ये भी बात समझे कि कांग्रेस में ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है नेताओं की, और वो जो ट्रेनिंग जो कांग्रेस में ले लेता आदमी तो उसको समझ में आ जाता है, क्योंकि उसकी खुद की ज़मीन भी तैयार करना पड़ती है। इसीलिए जो कांग्रेस के नेता भाजपा में आए हैं ना, वो बहुत बेहतर तरीके से काम कर पा रहे हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ प्लेटफॉर्म पे वो सारे हुनर की ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे लगता है गौरव रणदीवे के पास वो सारे हुनर भी हैं इसके अंदर। अब हम बात कर लेते हैं अगर तो आकाश विजयवर्गीय को लेकर। आकाश विजयवर्गीय उस समय राजनीति में आए तब बड़ा संक्रमण काल था इंदौर में, और ऐसे समय में ऐसा लग रहा था कि युवा नेताओं की कमी है। तो आकाश विजयवर्गीय आए, क्या है आकाश विजयवर्गीय का? वाकई आकाश विजयवर्गीय ने आने के बाद जिस तरीके से जमीनी काम किया है, आकाश विजयवर्गीय ऐसा नहीं है कि कैलाश विजयवर्गीय पुत्र की पहचान लेकर ही उतरे और उसी पे चल रहे हैं। आकाश विजयवर्गीय ने अपनी खुद की पहचान बनाई, इस शहर में अपनी खुद की टीम बनाई। वे विधानसभा 1 से विधायक नहीं है, पर वे 1 नंबर विधानसभा को वे ही संभाल रहे हैं, और उनकी युवा टीम जो 3 नंबर में काम करती थी वैसे उन्होंने 1 नंबर में भी खड़ी की है। नहीं, अब वो तो खैर सवाल नहीं उठता। आकाश जी का काम ऐसा है कि वो 2 नंबर में भी काम कर सकते हैं, 1 नंबर में भी कर सकते हैं, और 3 नंबर में भी कर सकते हैं। जरूरत पड़ गई अगर किसी दिन तो वो 4 नंबर में भी काम कर सकते हैं। ये एक अलग बात है, हालांकि उनको करने का मौका नहीं मिलेगा। एकलव्य जी के बारे में आपका क्या मानना रहता है कि एकलव्य जी जो है वो राजनीति कर रहे हैं, बड़ी शांतिप्रिय राजनीति करते हैं, मेरे को लगता है। उनका क्या है? एकलव्य जी गौड़ को हम राजनीति 2 तरह की करते हैं। वो शांत रहते हैं, जब बिल्कुल शांत रहते हैं, और जब वे उठते हैं हल्ला मचाते हैं। जब एकलव्य सिंह गौड़ का जो हल्ला मचता हैगा वो पूरे शहर में सुनाई देता है, और वे जिन मुद्दों पर बोलते हैं वाकई वे मुद्दों में दम रहता है, और उन्हें दिखाया है। उनमें एक लखन गौड़ वाली छवि अब जो है दिखने लगी है, अपने लगी है। ये अच्छी बात है। दूसरा एक और भी चीज़ है कि उनमें जो माननीय गौड़ जी के संस्कार हैं वो भी हैं, तो वो जो एक क्षत्रिय योद्धा होना चाहिए वो उसके सारे गुण भी उनमें। अब ग्रामीण क्षेत्र के एक नेता बात करते हैं चिंटू वर्मा पे। हम चिंटू वर्मा ने ग्रामीण क्षेत्र में अच्छी पहचान बनाई है। लगातार धीरे धीरे जो है
उन्होंने अपने काम करके अपनी जगह बना ली। क्या है चिंटू वर्मा जी का? चिंटू वर्मा जी भी सेम उसी पैटर्न पे चले जितने गौरव रणदीवे चले थे, बस तरीका अलग है। चिंटू वर्मा थोड़ा शांत रहते हैं, गौरव रणदीवे थोड़े अग्रेसिव नेता टाइप में आते हैं। चिंटू वर्मा पर शांत रह के भी चिंटू वर्मा ने जिले को बहुत बेहतर तरीके से चलाया है। सदस्यता अभियान की बात कर लें, बूथ कमेटियों की बात कर लें, सब में बेहतर काम कर रहे हैं और एक अच्छी टीम लेकर वो चल रहे हैं। अब आजकल हम 2 नंबर के एक नेता की बात करते हैं भाजपा में, जीतू यादव की। बहुत तेजी से काम करा। कुलकर्णी भट्टे जैसी कॉलोनी को, मतलब जो क्षेत्र है वो पूरा गंदी बस्ती से भरा रहता था, उस क्षेत्र को जबरदस्त तरीके से उस व्यक्ति ने सुधारा है और वहाँ स्कूलों की बहुत अच्छी स्थिति बनाई, बच्चों के लिए बहुत काम किया इस व्यक्ति ने और अपनी एक अमिट पहचान भी बना ली उसने। और मैं ऐसा समझता हूँ कि दादा दयालु के करीबी लोगों में जो लोग पहले दूसरे नंबर पे थे शायद वो खसक के पीछे आ गए और 1 नंबर पे जिन्होंने जगह बना ली आजकल रमेश मेंदोला जी के पास में, उसमें जीतू यादव जी का नाम तो है ऊपर की साइड में। वजनदार नेता के रूप में पहचान बने और निरंतर काम करते रहते हैं। क्या है वैसे 2 नंबर में जो जीतू यादव ने जो बाजी मारी है जीत कर, रमेश जी के बिल्कुल नज़दीक जाकर, उसके लिए उन्होंने इतना काम भी किया हैगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी इलाके की तरक्की के लिए ही बने होते हैं और जीतू यादव कुलकर्णी नगर को भट्टे को बस्ती में तब्दील करने के साथ ही शहर के लिए भी काम करने लिए बने हैं। नगर निगम के विद्युत विभाग के प्रभारी रहते पूरे शहर को चमन कर दिया है उन्होंने। तो हम इसी क्रम को कल भी जारी रखेंगे। भाजपा के और भी नेताओं पर हम बात करेंगे, जिसमें बबलू शर्मा जी के बारे में, टीनू जैन, पुष्यमित्र भार्गव जी के बारे में बहुत सारी बातें जो हम आपको बताएंगे। वो बातें भी बताएंगे जो आप तक शायद नहीं पहुंची होगी इन तमाम नेताओं की। आज हमने अच्छा ही बताया, कल हम और अच्छा भी इनका जो आपकी जानकारी में नहीं होगा वो हम आपको बता देंगे। तो ये तो थी आज की राजनीतिक खबरें। कल भी आप देखते रहिए, आपको बेहतर तरीके से ये खबरें मिलेगी। हमारा एक बार फिर आपसे आग्रह, अधिक से अधिक लोगों तक इस कार्यक्रम को शेयर करिए और अधिक से अधिक लाइक करिए ताकि हम इसको और बेहतर तरीके से बनाकर आप तक पहुंचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।